नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आपको जैसा मालूम है कि अभी चुनावों का आगाज हो चुका है। कुछ बार्स में नॉमिनेशंस की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, कुछ में अभी होनी है। और रोहिणी बार एसोसिएशन की मैं बात करूं तो रोहिणी में प्रक्रिया जो है नॉमिनेशन की कंप्लीट हो चुकी है। कैंडिडेट्स का डिक्लेयर हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि कौन कौन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और मैं आपकी बात करा रहा हूं जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर। आज मैं आपकी बात अभी करा रहा हूं एडवोकेट रविंद्र कुमार उपाध्याय से, जो यहाँ रोहिणी बार एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मैं इनसे आपकी बात कराऊंगा और इनसे जानूंगा कि इनका क्या विज़न है, किस मुद्दे को लेकर ये इलेक्शन में उतरे हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एडवोकेट्स के चैनल में। और मैं आपके बारे में थोड़ा सा बस इतना ही जानता हूँ कि आपको लगभग 26 साल से प्रैक्टिस में हैं आप, और अच्छी प्रैक्टिस है आपकी। और इससे पहले आप चुनाव नहीं लड़े हैं, पहली बार इस चुनावी दंगल में आपने अपने आप को उतारा। तो आप क्या विज़न लेकर के और किन कारणों से इस चुनावी मैदान में उतरे? देखिए, पहले तो सबसे पहले आपको नमस्कार। और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं विगत कई वर्षों से आपको जो है ना रेगुलर इस पर काम करते हुए देखा हूँ, और मैं इसका प्रशंसक भी हूँ आपका, क्योंकि हमारे कम्युनिटी के बारे में कोई तो ऐसा आदमी है जो सोचता है बेहतर काम करने के लिए, और हमारे बीच हुए किसी भी घटना परिघटना के बारे में मैसेज को कलेक्शन करके आम आदमी को देता है। इसलिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहले जहाँ तक रही सवाल, हम 26 साल 25 साल से प्रैक्टिस में हैं। 30,000 ही हमारा जो है ना मदर बार है। वहीं से जब बाइफर्केशन हुआ तो रोहिणी कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ 2006 में, जैसे आपको जानकारी होगी। उसके बाद में हम लोग रोहिणी में शिफ्ट कर गए। उसका कारण यह है कि हम लोग इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो प्रैक्टिस का एक नेचर होता है कि हम जहाँ से होते हैं वहाँ से केसेज वगैरह ज़्यादा मिलता है। रोहिणी कोर्ट जब से एस्टेब्लिश्ड हुआ तब से लेकर अभी तक, हमसे यदि आप व्यक्तिगत ओपिनियन लीजिएगा तो मैं ये कहूँगा कि हमारी कम्युनिटी जो है ना एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के रूप में जानी जाती है। पहलवान हमेशा अखाड़े में सुंदर लगते हैं, वकील हमेशा कोर्ट के अंदर में सुंदर लगते हैं, जैसे देवालय में देवता सुंदर लगते हैं। तो हमारे बार के अंदर में, इस कैंपस के अंदर में बहुत स्कार्सिटी है फैसिलिटी के लिए, बहुत स्कार्सिटी है वकीलों के लिए अपने प्रैक्टिस को जो है ना बेहतर एक एटमॉस्फेयर को पैदा करने के लिए। उसका कारण यह है कि एक बेहतरीन लाइब्रेरी का अभाव है। हम जब एक बार, एक छोटी सी घटना आपको ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ से मैं एक बार बेंगलोर गया था किसी केस को लेकर के। वहाँ हमें एनडीपीएस का बेल कराना था। वहाँ मैं गांधीनगर गया, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, वहीं से केस था वो। बाद में बेल जो है ना मूव किया गया था हाई कोर्ट में। वहाँ का मैंने लाइब्रेरी देखा, मैं खुश हो गया एकदम। शर्मा जी, विशेष रूप से कहूँगा कि हमारी रोहिणी कोर्ट जितनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग वहाँ की लाइब्रेरी थी। वो भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो भी इंडिया का हिस्सा है। हम इंडिया के हिस्सा नहीं, हम इंडिया के राजधानी में बैठे हुए हैं। जैसे पूरे शरीर में हेड होता है, वैसे पूरे देश का ये हेड है। यहाँ के चिंतन से देश का कोना कोना जो है ना वो सुगंधित होगा। देश के कोने कोने का सुगंध जो है ना यहाँ आकर के एकत्रित होगा। यही रिलेशन है। जबकि हमारे बार के अंदर में आप बहुत दिन से इस पेशा में आप भी जुड़े हुए हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडवोकेट्स के लिए चाहिए और नहीं मिल पाता है। आपने कहा कि एडवोकेट्स कोर्ट में सुंदर लगते हैं, पहलवान अखाड़े में सुंदर लगते हैं। इसी को लेके मेरे मन में एक सवाल उठा है। एडवोकेट्स कोर्ट्स में अच्छे लगते हैं, लेकिन एडवोकेट्स जब केवल इस बात के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि साहब हमारे चुनाव नहीं हो रहे हैं, 2 साल के होने थे, 4 साल हो गए, 3 साल, तब कितने सुंदर लगते हैं? बिल्कुल सुंदर लगते हैं, क्योंकि उसका कारण है यदि किसी भी एजेंडा को लीगल कसौटी पर आप कस देते हैं तो न्यायालय की ज़रूरत पड़ जाती है। आप अपने घर परिवार में भी देखिएगा, यदि कोई ऐसा मुद्दा आ गया जिसको डिसाइड करने का पूरा श्रेय जो है ना उसके गार्जियन को जाता है, और गार्जियन के ऊपर एक जिम्मेवारी होती है कि हम ऐसे लीगल प्रोपोर्शन को लेकर के सबके सामने रखें जिसमें कोई बुराई नहीं नजर आती हो।
तो यदि हमारे इलेक्शन में बुराई नजर आना शुरू हो जाए, हमारे इलेक्शन में कोई ऐसा टैक्टिस नजर आना शुरू हो जाए जिससे लगे कि भाई एक आदमी के चलते पूरी सिस्टम को कहीं ना कहीं दबाई जा रही हो, लेकिन क्या वो डिग्निटी को डाउन नहीं किया उस चीज ने, जो ये सब घटनाक्रम हुआ पिछले लगभग 1 साल से, कि हमारे चुनाव करा दो, हमारे चुनाव करा, जो काम। मैं आपसे सहमत हूं। हमारे डिग्निटी को या हमारे ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है, जो समाज को न्याय देता है, वही समाज न्याय लेने के लिए कहीं जा करके गुहार लगावे, और किसी खास एजेंडा के तहत जो गुप्त हो, जो सीक्रेट हो, उसको एक्सपोज नहीं करके कहीं जो है ना गड्ढे में डाल करके और उसको सुलगा करके और अपनी उल्लू जो है ना सिद्धि की जाए, तो ये तो खराब बात है। इसको मैं नहीं चाहता कि भाई ऐसा हो। मैं चाहता हूं कि यदि कोई सिस्टम से आप काम करते हैं तो उस नियमावली को आप फॉलो करें और उसके तहत जो है ना आपको काम करना चाहिए। 2 साल का टेन्योर है, एग्जैक्टली 2 साल के बाद में इलेक्शन होना चाहिए। यदि इलेक्शन, मान लीजिए कि एक समस्या आया जो सब कोई, हर वकील भाई जानते हैं कि भाई 1 डे इलेक्शन की पॉलिसी आई। 1 डे इलेक्शन की पॉलिसी में बताइए 2023 से यहाँ कम से कम चुनाव का जो ना माहौल बना हुआ है, लेकिन 2023 से लेकर के अभी तक वो इंडिया का सबसे बड़ा मेजर फैकल्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, जो संविधान को फॉलो करता है, उसको फॉलो करने में 372 गुने 2 यानी कम से कम 800 दिन लग गए। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं उपाध्याय जी? जिम्मेदार हम अपने सिस्टम के कुछ ऐसे लोगों को मानते हैं जो छुपे रुस्तम में की तरह जो है ना काम करते हैं। हमारा पूरा सिस्टम खराब नहीं है, लेकिन हम सिस्टम के अंदर में बैठे वैसे व्यक्ति जो इस सिस्टम को अपने अंगुली पर कृष्ण भगवान के चक्री के जैसा नोना चाहते हैं, हम उसको मानते हैं। लेकिन उनको चुना तो हमने ही है। हमने चुना है। देखिए, लोकतंत्र का प्रणाली है कि हमें चुनना होता है, लेकिन उसका भी धर्म होता है। जो आदमी सीट पर जा करके अपने ऑनेस्टी को तो प्ले करे। चुनना और चुनाव दोनों अपने आप में शुद्ध चीज है। कहीं ऐसा नहीं लगता आम एडवोकेट को कि उनसे गलती होगी, उन्होंने गलत आदमी को चुन लिया? इसीलिए तो रियलाइजेशन को लाने के लिए 2 साल के बाद में पॉलिसी लाया गया है कि प्रत्येक 2 साल पर चुनाव होगा, ताकि हम यदि किसी से तंग आ जाते हैं तो उसको चेंज करने की प्रकृति जो है ना हमारे अंदर में हो, और हम जो है ना उसको चेंज करते भी हैं। ऐसा तो है नहीं कि कितने आश्वस्त हैं आप 28 तारीख को चुनाव हो जाएंगे? हम बिल्कुल इस पर डिटर्मिनेशन नहीं दे सकते। उसका कारण यह है कि हम उसके शिकार हैं। विगत 2 साल से रेगुलर तैयारी करते हैं। अब आप थोड़ा सा समझिए कि आपका कैंडिडेंसी होती और आप जो है ना एज ए कैंडिडेचर जो है ना अपना देते और उस पर एक्ट करते, आपको क्या फीलिंग होती कि एक बार जोश आया फिर ठंडे हो जाओ, फिर जोश आया फिर ठंडे हो जाओ। बार बार इस तरह से कर देने का मतलब हुआ कि किसी खास लोगों को परेशान करने वाली बात है। क्या चीज 26 साल बाद आपके अंदर जोश लाई जिसकी वजह से आप वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे कंटेस्ट कर? ये बहुत सुंदर सवाल है और अपने आप में बहुत पावन पवित्र सवाल है। ये सबके ऊपर लागू होता है। लीडरशिप पे अभी हम लोग बात कर रहे थे आपके आने के पहले। लीडरशिप जो है ना एक एग्जीबिशन है, एक प्रदर्शन है। इसका प्रदर्शन अच्छा होता है तो लोग इसका प्रशंसा करते हैं, बुरा होता है तो लोग इसकी शिकायत करते हैं। हमारे अंदर में ये फीलिंग आया कि जिस मिट्टी से, जिस धर्म से, जिस किताब से, जिस पन्ने को पढ़ करके हम इतने बड़े हो गए, हम अपने जीवन को जो है ना आगे बढ़ाए, उसके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है, हमारा भी कुछ ड्यूटी बनता है। हमारे मन में एक ही फीलिंग है कि रोहिणी कोर्ट इंटेलेक्चुअल सोसाइटी का जो यहाँ पर एक आवरण देख रहे हैं, उसमें इंटेलेक्चुअलिटी जो है ना वो बहाल हो। एक ऐसी एटमॉस्फेयर हो जहां वकील आनंदमय जिंदगी जी करके, आप एक बार हमारे फेसबुक पर देखिएगा, 16 नंबर में जो है ना बर्थडे मनाने के ओकेजन पर हमको लोग बुलाए, और वो भी किसका बर्थडे था? इस कैंपस का। यानी 2006 में जो है ना ये कोर्ट बना था, तो उस स्थापना दिवस को मनाने के लिए हम लोग केक काटने गए थे। हमने लोगों से कहा कि भाई स्थापना दिवस इस बिल्डिंग का आप मना रहे हैं या उस जाति समुदाय का मना रहे हैं? जो जाति समुदाय इस बिल्डिंग में आकर के पूरा अपने जीवन का कम से कम 16-15 घंटा अपना जीवन व्यतीत करता है। लोगों ने कहा कि भाई उस जीव प्राणी का जिसमें प्राणवायु है। और जब हम उस 16 नंबर की बात करने लगे तो हमने कहा कि यहाँ 1 साल यदि बैठ जाए तो आप समझिए कि आपका साउंड प्रॉब्लम जरूर हो जाएगा। क्या यही फैसिलिटी है हमारे लिए कि हम जो है ना, हमारी कैपेसिटी यहाँ 12,000 है ऑन रिकॉर्ड, और वहाँ 30 आदमी के बैठने का फैसिलिटी नहीं है।
आप पूरे इस बिल्डिंग को, जिस बिल्डिंग में हम बैठ करके अभी हम आपके सामने जो है ना रूबरू हो रहे हैं, इस बिल्डिंग का जब भी निर्माण हुआ, क्या किसी इंजीनियर या किसी हमारे टीम के लोगों को नहीं लगा कि हाँ भाई हमें एक फीमेल के लिए एक फ्लोर जो है ना सेफ कर देना चाहिए? हमारे फीमेल मेंबर जो है ना दर बदर की ठोकरें खाती है यहाँ पर। उनकी कैपेसिटी ऑन रिकॉर्ड यदि वोटर लिस्ट में देखा जाए तो 1000 के आसपास है। 1000 के बारे में 1000 सेकंड हमने नहीं सोचा, तब उनकी स्थिति ये है। अगर आप आते हैं तो सोचेंगे? बिल्कुल सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे? कोई ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया? ब्लूप्रिंट ये है कि गवर्नमेंट के तरफ से यहाँ जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी उसमें हम अपना जो है ना ये योगदान जरूर देंगे कि भाई किसी को आप पीछे ना छोड़ें। जब भी फैसिलिटी आप प्रिवेल करते हैं या किसी को देते हैं तो उसमें सबके लिए गुंजाइश देखें। हम जरूर इस बात के लिए लड़ेंगे। लेकिन आपका जो कंटेस्ट आप कर रहे हैं, आपके सामने जो कैंडिडेट्स हैं वो तो कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, एक्सपर्ट हैं, मैं कहूँ यहाँ की पॉलिटिक्स में। ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ आपका मुकाबला है और आप पहली बार इस चुनावी समर में कूदे हैं, तो आपको क्या लगता है आप पार पाएंगे उनसे? ये तो एक मजाक वाली बात है। कविता कोई नहीं पढ़ता, कविता के भाव को पढ़ने के लिए कवि के शब्द को ढूंढना चाहिए। तो जो लोग वोटर हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि कवि के फेस को मत देखो, उसके बार बार लड़ने को मत देखो, उसके शब्दों को देखो। उसके शब्द में कितने दम है, उसको पढ़ोगे तो कितना बुद्धि बढ़ेगा, कितनी ताकत मिलेगी। आप बनारस से भी बिलोंग करते हैं और छपरा से भी बिलोंग करते हैं, बिहार से। मेरा सीधा सा सवाल ये है, क्या आप ये महसूस करते हैं कि इन चुनावों में, बाहर के चुनावों में एरियाइज्म, कास्टिज्म या कोई और दूसरे तरह के इज्म काम करते हैं? देखिए, किसी भी राजनीति में यदि हम जा कर के उसका अध्ययन करें तो कास्टिज्म, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ये सब बातें होती है। उसके होने का कारण ये है, लर्नेड एडवोकेट्स के इलेक्शन में ये बातें होनी चाहिए। बिल्कुल। हम जब पढ़ते हैं ना, तो यदि मान लीजिए कि मक्की को लेकर के हम उससे कुछ बनाना सीखें तो उसके हम क्रक्स को, यानी उसके बेसिक चीज़ को हम बदल नहीं सकते। मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है कि जब वो किसी भी काम को करेगा तो अपने मनुष्यता को नहीं छोड़ता है, उसमें वो जरूर ढूंढेगा। तो उसी तरह से ये क्षेत्र, कास्ट, क्रीड वगैरह जो है ना, ये भारत के रूह में बसता है। ये आज से नहीं है, ये तो हमारी धरती जब से आई तब से है। लेकिन क्या ये नुकसानदायक नहीं? मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये तब जाकर के समाप्त हो जाती है जब राजनीति में जनता नेता को खोज ले, नेता जनता को खोज ले, तो दोनों में एक अनुनाश्रय संबंध हो जाता है। और उस संबंध के आते ही कास्ट, क्रीड, फैकल्टी, ये सारा चीज़ खत्म हो जाता है। फिर वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्स हो जाते हैं, एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। यदि हम इस तरह इस दौर में चले हैं तो हम भी प्रयास करेंगे कि हमारे ऊपर ये लागू न हो। हम हमेशा और हमेशा हर एक वकील के लिए, हर एक अधिवक्ता के लिए, हर एक आवश्यकता के लिए हर कदम ताल में ताल मिलाकर चलें और हमारे शरीर में जितनी ताकत है हम उनके लिए अनुदान करें। कोई ऐसी प्रॉब्लम्स जो मेजर आपको लगती हैं, जो पिछली बार सॉल्यूशन उनका नहीं ले पाई, ऐसी कोई 2-3 प्रॉब्लम आपके माइंड में है तो बताइए। यहाँ प्रॉब्लम का माने आप सभी के अंबार लगा हुआ है। उसका कारण यह है कि जब से ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ इस कोर्ट कैंपस का, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बना कर दी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। गवर्नमेंट इस जो है ना चैम्बर को दिया, अलॉटमेंट के टाइम में जो कमिटी बैठी हुई थी उनके मन में जैसे आया वैसे उन्होंने कहा, कोई फिक्स क्राइटेरिया उन्होंने नहीं बनाया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे एक राय लेना चाहते हैं कि फाउंडर मेंबर का मीनिंग क्या होता है। यदि कोई भी आदमी फाउंडर हो जिसके चलते जो है ना वो चीज़ जगह जो है ना जन्म लिया हो, हम उसको नहीं फैसिलिटेट करेंगे तो किसको करेंगे। और यदि वहाँ से चलेंगे उसके बाद में जो जनरेशन आती है उस जनरेशन को हम जो है ना अपने आप में कवर करते रहेंगे। या तो हमारे पास में, हम इकोनॉमिक्स के भी छात्र हैं। आपका मतलब है सीनियरिटी से अलॉटमेंट होनी चाहिए थी? होनी थी, पहले भी होनी चाहिए थी। हम उसमें यदि जूनियर थे तो हमें नहीं मिले, हमें कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन हमारे अच्छे लोगों का सम्मान होना चाहिए, हमारे सीनियर का सम्मान होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि उनके पास में अनुभव है, इसलिए होना चाहिए कि वो हमारे कम्युनिटी के बारे में अच्छा ज्ञान रखते हैं, इसलिए होना चाहिए कि वो बेहतर ज्ञान रखते हैं कोर्ट को गवर्न करने का। यदि उनके यहाँ से, उनके स्कूल में हमारा दाखिला हो तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं।
लेकिन अगर वोटर ये समझ ले कि वो कैंडिडेट्स जो पहले रह चुके हैं पदों पर या कई कई बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो ज़्यादा अनुभवी हैं, तो हम उनको दें, हम रविंद्र उपाध्याय को क्यों दें? बिल्कुल। लेकिन जब वो सीट पर बैठते हैं, बैठने के बाद में उनका जो भी अनुभव जो दूसरे को देते हैं, उसमें बुराई आएगी तभी तो शिकायत होगा। यदि उसमें बुराई है तो क्यों नहीं परिवर्तन होना चाहिए, क्यों नहीं बदल देना चाहिए उनको? रविंद्र उपाध्याय को लगता है कि उनमें बुराई है? बिल्कुल लगता है, 100% हम इसके लिए सबसे आगे हैं, उस बुराई को गिनती कराने के लिए कि इसमें बुराई। क्या आप स्टेप्स लेंगे कि इस तरह का जो ये बुराई का वायरस है ये आप में ना आए? क्योंकि कैंडिडेट जो भी इलेक्शन लड़ते हैं वो पहले बताते हैं कि साहब हम बहुत ईमानदार हैं, हम बहुत वेलफेयर के लिए थॉट रखते हैं, हम बिल्कुल मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही बार ऑफिस में घुसते हैं उसके बाद उनके अंदर क्या वायरस ऐसा आ जाता है कि वो वकीलों की नहीं सुनते और अपना ही अपना स्वार्थ देखते हैं, हित देखते हैं। क्या ये वायरस आप में भी नहीं आएगा? यदि एक कॉमन बात किया जाए तो इस प्रोफेशन के अंदर में जो लोग 100% एज ए प्रैक्टिशनर अपने आप को रखते हैं, उनके सामने बहुत सारी तकलीफ़ें आती है, परेशानियां आती है जो एक लॉयर को आना चाहिए, और उसको कहीं ना कहीं वो फेस करते हैं। यदि इस तरह के अनुभवी व्यक्ति एक ब्लूप्रिंट जो आप कह रहे हैं वो लेकर के आवे, तो हम समझते हैं कि उसमें जो है ना शिकायत की गुंजाइश कम होगी। हमारे ऐसा ब्लूप्रिंट कोई आया नहीं आज तक। आता नहीं है। उसका कारण ये है कि लोग जैसे आते हैं अपने आप को एज ए लीडर यहाँ जो है ना डिप्यूट करते हैं, और यहाँ से अपना नेतागिरी करके और दाएं बाएं गली से निकल करके बड़े नेता बनने के चक्कर में हो जाते हैं। हमारे लिए तो नेता वो चाहिए जो वकील बनकर आया और वकील बन करके जाए, लेकिन यहाँ होता नहीं है। वकील बनकर आता है, नेता बनकर जाता है। नहीं, ये क्या गारंटी है कि रविंद्र उपाध्याय नेता बन के पतली गली से नहीं जाएंगे? इसलिए कि रविंद्र उपाध्याय का 26 साल यहाँ पर है। जिस मंदिर में 26 साल उसने सेवा किया, तो 15-20 साल जीने के लिए वो दूसरा मंदिर नहीं बनाएगा। सुनिश्चित अपॉर्चुनिटी को गेन नहीं करेगा जो इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा। जिसमें है उसका स्वाद इतना न चखा हुआ है कि उसी में मस्त है और उसी का पुजारी बनेगा। तो आपका मेन फैक्टर जो आप समझते हैं कि मुझे लोग जिताएंगे, मुझे वोट कास्ट करेंगे, वो क्या है? हमारा मेन मुद्दा ये है कि यहाँ जो प्रैक्टिस में जो लॉयर हैं और जो दिन भर कोर्ट के अंदर में एज ए लीगल ऑफिसर काम करते हैं, उनको 100% ऐसा एटमॉस्फेयर मिले ताकि वो स्वतंत्र भाव से काम करें। नंबर 1, उनको ऐसी फैसिलिटी मिले ताकि वो फैसिलिटी न होने के चलते वो अपने आप को क्राइसिस में न फील करें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। व्हाट अबाउट यंग लॉयर्स जो इनके पास न बैठने को जगह है, ना कोई चैम्बर है, ना कोई कॉमन ऐसा कोई हॉल है जहां वो अपने लिटिगेंट्स के साथ डिस्कस कर सके, अपनी बातें कर सके या अपनी कोई प्रॉब्लम कहीं किसी से शेयर कर सके, तो उसके लिए क्या आपके पास? मैंने आपसे पहले बोला ना कि यदि कोई आदमी प्रैक्टिस करने आता है, एज ए प्रोफेशनल आता है, तो उसके सामने जो भी उसको तकलीफ़ें आती है उसको रेज करना और उसको फैसिलिटेट करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब उसमें कैसे होगा, जैसे हम आपको एक एग्जांपल सेट करना चाहते हैं। अभी देखिएगा बहुत सारा जो है ना वर्चुअल जो है ना लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारे लाइब्रेरी में 2nd फ्लोर पर आप चले जाइए, वहाँ एक कंप्यूटर लगा हुआ है, एक आदमी बैठा हुआ है, 138 के केस का जो है ना क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जबकि वहाँ साउंड देखिए कि कितना है। एक बेहतर वकील अपने दिमाग को शांत नहीं रखेगा, अच्छा क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर सकता। वो एटमॉस्फेयर नहीं है कि वो वहाँ जा कर के आदमी क्रॉस एग्जामिनेशन करे। वही आप कोर्ट का पीस देख लीजिए, आप कोर्ट के बाहर का पीस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कम से कम यदि आप वर्चुअलिटी के ऊपर जोर देना चाहते हैं तो एक अच्छा कमरा बनाइए जहाँ पर जो ना 3, 4, 5, 10 सेट लगे और वहाँ लोग आराम से क्रॉस एग्जामिनेशन करें, वहाँ से आराम से जो है चीफ एग्जामिनेशन का काम करें, तो लोगों को लगेगा कि हम जहाँ बैठते हैं उसमें एडवोकेसी नज़र आती है, उस पर वो प्राउड करें। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ आप टाइपिंग ब्लॉक में आप चले जाइए, आप यदि बेहतर लॉयर हैं तो आप अच्छी सोच नहीं रख सकते, इसलिए कि वहाँ तो चिड़ियाखाना की तरह है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब रह गया चैम्बर की बात। मात्र यहाँ जो है ना 15 फ्लोर का एक ही बिल्डिंग है, यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ लॉयर देख लीजिए और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैम्बर हुआ है उसको देख लीजिए, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आखिर हम कहाँ जाएं, कैसे काम करें?
ऐसी तो बात नहीं है कि हम अपने घर में ही बैठ करके क्लाइंट को बुलावे, चूंकि नेचर ऑफ जॉब हमारा जो है ना, बाहर के लोगों को बुलाना, एक क्रिमिनल के साथ में बात करना, उसको लेकर के बात करते, तो घर में पॉसिबल नहीं है। अब रहेगा कि आप ये कहिए कि भाई सारे वकीलों की ड्यूटी बनती है कि वो अपने मार्केट में ऑफिस खोल ले, तो जो लॉयर आज के डेट में बच्चा जो है ना पढ़ करके कॉलेज की लाइफ व्यतीत करके आता है, तो उसको कहाँ से मिलेगा? कोई गवर्नमेंट का ऐसा कंसर्न नहीं है। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट से भी पूछिए, जो पहलवान आता है उसको जो है ना मेडल मिलता है, कौन सा? गोल्ड का, सिल्वर का। लेकिन वकील यदि हिंदुस्तान में सबसे टॉप किया है, कोई मेडल का व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। भारत रत्न हमें नहीं मिलती प्रैक्टिस करने के लिए, हम सीमा पर जाकर के मर जाते हैं, मेडल मिलता है। लेकिन वकील अपने पूरे लाइफ को यहाँ तपिश भाव से जो है ना व्यतीत कर लेता है, लेकिन उसको कोई भारत सरकार डिस्क्राइब नहीं किया कि हम आपको मेडल देंगे। लेकिन फीस बढ़ा देते ना वकील, ऐसा वो तो अलग बात है, फीस बढ़ा देंगे। अरे इसी फीस में देखिए ना, जो आदमी 23 रुपया पर काम करता है, हम आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल। 20 रुपया में मैंने बेल कराया है, 30 जारी में 10 रुपया में बेल कराया है। आर यू द फर्स्ट जनरेशन लॉयर? यस। कोई स्पेशली ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके जहन में है जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर को सहन करनी पड़ती है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, नॉट ए सिंगल और ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। केवल हम लोग के लिए कोई ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में है कि अगर आप बार में आते हैं? एक वकील को जिस दिन वो बैग लेकर के एज ए लॉयर कोर्ट कैंपस में आता है, कम से कम गवर्नमेंट के तरफ से उसको 20,000, अर्बन एरिया का यदि है तो 20,000 रुपया एज ए स्टाइपेंड मिलना चाहिए, कम से कम 5 ईयर्स, कम से कम 5 साल। ये रविंद्र उपाध्याय दिलवा पाएंगे? दिल्ली हाई कोर्ट के लोगों से पूछिए, सुप्रीम कोर्ट के लोगों से पूछिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लोगों से पूछिए, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से पूछिए, बार एसोसिएशन से पूछिए कि कभी आपने कॉरेस्पॉन्डेंस गवर्नमेंट से किया? कभी आपने जाकर के प्रधानमंत्री का ऐसा कोई प्रशस्ति पत्र दिया कि हमारे को फैसिलिटेट किया जाए? आपका विजन अच्छा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि जो बार एसोसिएशंस के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो भी कार्रवाई है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी में केवल सेक्रेटरी करता है या प्रेसिडेंट करता है। वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ये हैं, लेकिन इनको कहीं ऐसी अहमियत नहीं दी जाती कि ये अपने इंडिपेंडेंट वे में कोई स्टेप ले सकें। तो इसमें कुछ आप बदलाव करना चाहेंगे? एक अधिकार मिलेगा ना, सौभाग्य से यदि हम जीत गए तो हम जहां सिग्नेचर करेंगे उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट लिखेंगे। और यदि हम साल में 5 लेटर भारत सरकार को लिख लें तो हम समझ जाएंगे कि वकील भाइयों के लिए हमने आवाज़ उठाया, हमने उस क्वेश्चन को वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया जहां से उसका निदान चलता है। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उससे सहमत ना हुए तो ये हम पर्सनल कैपेसिटी में करेंगे। बताइए किस लॉ के आधार पर हमें बाधित किया जाता है कि हम नहीं कर सकते? तो आप बाहर से बगावत करेंगे? हम अपने प्रैक्टिस लाइफ में जो है ना पुलिसों के खिलाफ लिखते रहा हूँ। यदि इन्वेस्टिगेशन हमारे फाइल पर अच्छा नहीं है तो हम जज साहब से कहते हैं कि हम लिखेंगे सीपी को। चलिए, आपने पुलिस की बात की, मैक्सिमम लीडर्स के ऊपर या मैं कहूँ बार रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर एक आरोप लगता है कि वो चुने जाने के बाद पुलिस से लाइजनिंग करते हैं और जुडिशरी की चमचागिरी करते हैं ताकि उनको अपना सेल्फिशनेस जो है उनका पूरा हो जाए। अगर आप आते हैं इसमें बाहर में तो इसके लिए कोई रिफॉर्म करने की दिमाग में है? देखिए, जहाँ तक प्रैक्टिस की बात हुई और लैजनिंग की बात हुई, लैजनिंग करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं बनाया गया। वो एक पार्ट है जिसको डील करना पर व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जहाँ तक रही हमारी पर्सनल बात, तो हम अपने आप में प्रैक्टिस के बहुत अच्छे वकील हैं। हम अपनी प्रशंसा आपके माध्यम से नहीं कर रहे हैं, बल्कि हकीकत बता रहे हैं। यदि हम अपने ज़िंदगी को इसी प्रैक्टिस से बिना किसी दाग का, बिना किसी दूरभाष का, बिना किसी विवाद का यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप भी मान सकते हैं कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं हम जेन्युइननेस को जो है ना बिलीव किए। लेकिन लीडरशिप में आएंगे तो आपकी प्रैक्टिस इफेक्टेड होगी। मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। मैं अपने स्वभाव को लोगों को देना चाहूँगा कि प्रैक्टिस करने के लिए पुलिस से कमीशन खोरी की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रभावी चेहरा को लेकर के जाएं, प्रभावी विद्वता को लेकर के जज के सामने जाएं, आपको प्रैक्टिस में इजाफा मिलेगा। पुलिस आपको कमीशन दे सकता है साहब, लेकिन बुद्धि नहीं दे सकता। इसलिए कमीशन के बेस पर कोई भी आदमी दावा करे कि हम वकील बन जाए, असंभव। व्हाट अबाउट बटरिंग ऑफ जुडिशरी? बैटरिंग ऑफ जुडिशरी के लिए आप कहीं से किसी को एक समय के दरमियान जो है ना प्रभावित करने के लिए मुद्रा का प्रभाव दिखा सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रभावित होने के लिए तो योग्यता की जरूरत है। और वो योग्यता रविंद्र उपाध्याय में है। हम अपने आप पर गर्व करते हैं।
वही आप कन्वे करना चाहेंगे आगे की यंग जनरेशन को? हम अगले जनरेशन को भी कहेंगे कि आप अपने आप को बेस्ट फीलिंग करना चाहते हो तो अपने योग्यता को बढ़ाओ। मैं आपको पहले भी बोला था कि कैंपस की एटमॉस्फेयर जो है ना वो इंटेलेक्चुअल भाव में होना चाहिए। ये आप 26 साल से प्रैक्टिस में हैं। मैं अगर थोड़ा सा रिवाइंड कराऊं तो पिछले जब आप 26 साल पहले या 25-24 साल पहले का जो बार का जो स्ट्रक्चर था, जो बार का जो डिग्निटी थी, जो बार का एक रेस्पेक्ट थी जुडिशरी की नज़रों में, आम एडवोकेट की नज़रों में, वो आज बढ़ी है, घटी है या वही है? सुनिश्चित रूप से घटी है। जो पहले थी कौन जिम्मेदार है इसका? उसके लिए जिम्मेदार हमारी ही कम्युनिटी है, हमारे बार के लोग हैं। क्योंकि बार के लोग अपने डिग्निटी को मेंटेन करने में सक्षम नहीं रहे। पहले के लोगों में लोग मींस लीडर्स या वोटर्स? नहीं, लीडर्स ही मानेंगे, वोटर्स को तो हम कभी नहीं कह सकते। लीडर्स इसलिए मानेंगे कि लीडर्स लोग बैठ करके जो अपना काम करते हैं उससे कहीं ना कहीं वोटर और कम्युनिटी जो है ना असंतुष्ट होती है, और वो चीज़ दिन माने हमेशा जो है ना गिरते आया। आज से 26 साल पहले जब हम 30 जारी में प्रैक्टिस करने के लिए एजेंट कैपेसिटी ऑफ एडवोकेट से अपना पाँव रखे थे, उस समय का जो भाव था और आज का जो भाव है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होते जा रहा है और इसमें सुधार होना चाहिए। ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये समस्त कम्युनिटी से हमारी प्रार्थना है कि वो अपने गरिमा को बनाने में अपने आप को आगे रखें। तो इसके लिए सही लोगों का चुनाव करना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छा आपने कहा। मैं आपको माइक दे रहा हूँ, वोटर्स आपकी बात सुन रहा है, आप क्या उनसे कहना चाहते हैं, रूबरू कहिए। मैं समस्त यंग जनरेशन को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी योग्यता आपको प्रभावशाली बनाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी कभी भी लड़ाई हो तो फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए आप अपने नेता से लड़िए। योग्यता को कायम करना, अध्ययनशीलता को लाना, यह आपका व्यक्तिगत नेचर होना चाहिए। आप इसी आधार पर वोट मांग रहे हैं? जी। तो सुना दोस्तों, ये थे रविंद्र कुमार उपाध्याय जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहे हैं, और इन्होंने अपनी जो भी बातें अपने दिल में थी आपके सामने रखी। दोस्तों, अब डिसाइड आपको करना है, डिसाइड हर उस वोटर को करना है जो इनके फेवर में या दूसरे किसी कैंडिडेट के फेवर में वोट कास्ट करने जा रहा है, कि उसको ये तोलना पड़ेगा, उसको एक कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कौन कितना सच बोल रहा है, किसके पास अच्छा विजन है काम करने के लिए, कौन आपका वेलफेयर कर सकता है, कौन कॉम्पिटेंट है आपका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, किसके अंदर एक भावना है, ये आपको तय करना है। दोस्तों, बस मेरी एक इस चैनल के माध्यम से आपसे यही अपील है कि सही कैंडिडेट का चुनाव करिएगा, किसी तरह के इज़म में मत जाइएगा, किसी तरह के प्रभाव में, किसी तरह के लालच में अपनी वोट को खराब मत कर दीजिएगा। वोट का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और कैंडिडेट्स को तोल कर करिएगा। भूल जाइएगा कि वो आपके दोस्त हैं या आपकी कम्युनिटी के हैं या आपके रिलीजन के हैं या आपके एरिया के हैं। केवल और केवल उसकी योग्यता और उसकी वकीलों के प्रति क्या वो काम करना चाहता है, उसकी उस भावना को देखते हुए आप वोट कास्ट करिएगा, तो एक अच्छी बार का निर्माण होगा जिससे आम एडवोकेट का वेलफेयर हो सकेगा, जुडिशरी और जो बेंच और बार का जो रिलेशन है वो ठीक हो सकेगा, पुलिस की जो मनमानी गुंडागर्दी है वो उस पर अंकुश लग सकेगा। यही सब आपका उत्तरदायित्व है और इसका निर्वाह आपको करना है। दोस्तों, आप सुनते रहिए कैंडिडेट्स को, मैं और लोगों से भी बात कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।